चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत किसने दिया? तो टोलमैन ने। उसे आगे हम पढ़ेंगे। टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भूल भुलैया व चूहे पर प्रयोग किया। टोलमैन ने किस पे प्रयोग किया? भूल भुलैया व चूहे पर। टोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को उन्हीं विषय वस्तु केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं बल्कि चिन्ह व संकेतों के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। मूक बधिर बालक बालिकाओं को सीखने का ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। कौन सा? चिन्ह पूर्ण सिद्धांत वाला। टोलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अधिगम के 6 प्रकार बताए। कैथेक्स, लक्ष्य व चालक के मध्य सकारात्मक व नकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की प्रक्रिया कैथेक्स है। समतुल्य विश्वास, समतुल्य विश्वास क्या है? लक्ष्य व उपलक्ष्य के मध्य के संबंधों का ज्ञान समतुल्य विश्वास कहलाता है। क्षेत्र प्रत्याशा, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सरल व आसान मार्ग अपनाने की प्रक्रिया क्षेत्र प्रत्याशा कहलाती है। क्षेत्र व ज्ञान विद्या, सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली जटिल मानसिक क्षमताओं को क्षेत्र ज्ञान विधियाँ कहते हैं। चालक विविधात्मकता, दो चालकों के मध्य समानता असमानता का पता लगाना चालक विविधात्मकता कहलाता है। गामक प्रतिमान, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसके साथ स्थायी अनुबंधन करने की प्रक्रिया गामक प्रतिमान कहलाती है। अंतर्दृष्टि सूद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूद का सिद्धांत किसने दिया? वर्दिमर व कोलर ने। उपना में सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, रिक्ति पूर्ति का सिद्धांत और समग्रकार व पूर्णकार सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूद का सिद्धांत स्किनर नहीं, वर्दिमर व कोलर। अंतर्दृष्टि सूद का सिद्धांत वर्दिमर व कोलर का है। ये सिद्धांत गेस्टोल्ट वादियों की देन है। कौन सा? अंतर्दृष्टि सूद का सिद्धांत। गेस्टोल्ट वादियों का उद्भव 1912 में हुआ, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। गेस्टोल्ट वाद का उद्भव 1912 में, वास्तविक स्वरूप 1920 में। मनोविज्ञान का उद्भव 1900 में, वास्तविक स्वरूप 1920 में। वर्दिमर को गेस्टोल्ट वाल्ड का जनक माना जाता है। वर्दिमर व कोलर दोनों ने अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत दिया। वर्दिमर की पुस्तकें लेक फिनोमिना, प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग। गेस्टोल्ट वाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्रकार या पूर्णकार होता है। जर्मन भाषा का ओनली मात्र एक ही ये शब्द आता है मनोविज्ञान मेरे ख्याल से, गेस्टोल्ट वाद। एक दो और होंगे, मतलब अधिकतर शब्द लैटिन भाषा का है, किंतु गेस्टोल्ट वाद जर्मन भाषा का है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैरिकुलम है तो वो लैटिन भाषा का है। 1920 व 24 तक की वर्दिमर की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय कोपका को जाता है। कोपका की पुस्तकें द ग्रोथ ऑफ माइंड, द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। 1920 में वर्दिमर की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय कोलर को जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि सूझ का नाम दिया। कोलर की पुस्तकें द मेंटिलिटी ऑफ एप्स, द काइनामाइक्स साइकोलॉजी, द गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। अंतर्दृष्टि सूझ से आशय है तात्कालिक परिस्थितियों में किसी समस्या का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि सूझ कहलाती है। या अंतर्दृष्टि सूझ क्या है? जब व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति समस्या समाधान का प्रयास करता है परंतु असफल रहता है, लेकिन अपने आसपास की परिस्थितियों का प्रतिक्षण कर पुनः प्रयास करने पर अचानक व्यक्ति की मानसिकता में समस्या संबंधी समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि सूझ कहते हैं। अचानक किसी भी वस्तु के बारे में जान लेना ही अंतर्दृष्टि सूझ है। ठीक है। कोलर के अनुसार अंतर्दृष्टि सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया। कोलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय प्रेग्नोज व संज्ञानात्मक संकार्य पर सर्वाधिक बल दिया। प्रोग्नेज में संज्ञानात्मक, प्रोग्नेज क्या है? अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रतीक्षण करने की प्रक्रिया प्रोग्नेज कहलाती है। प्रग्नोज और संज्ञानात्मक संकारी, अपने आसपास की परिस्थितियों का संगठित रूप से प्रतीक्षण कर समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक संकारी है। कोलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय संतुलन नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोलर ने किस पे प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? कोलर ने। और टर्मन ने भूल भुलैया व चूहे पर। कोलर ने किस पे किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। और लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक समान होती है परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है, अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि सूझ। इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सीखने में सहायक प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सीखने में सहायक
बालक बालिकाओं को प्रतिभाशालियों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो ये है आप कोलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का। और बालक बालिकाओं को गणित, विज्ञान एवं व्याकरण जैसे जटिल विषयों को सीखने में सहायक अध्ययन का यह सिद्धांत बालकों की बौद्धिक एवं तर्क शक्ति का विकास करता है। इससे बालक बालिकाओं में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। इससे बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। किससे? अंतर्दृष्टि या सूझ से। इससे बालकों की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। अधिगम का यह सिद्धांत बालकों को यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है। कहता है यांत्रिक तरीके से नहीं सीखना चाहिए। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या का निर्माण इसी सिद्धांत पर हुआ है। किस सिद्धांत पर? अंतर्दृष्टि या सूझ पर। तृतीय निर्मितवादी सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। पुस्तकें द स्टडी थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेटेडनेस ऑफ एजुकेशन, द थ्योरी ऑफ कोग्ने। तृतीय निर्मितवादी जेरोम ब्रूनर। तृतीय निर्मितवादी सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का। सिद्धांत के उपनाम: खोज सिद्धांत, अन्वेषणात्मक सिद्धांत। तृतीय निर्मितवादी जेरोम ब्रूनर का यह सिद्धांत निर्मितवादी सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? नाइजर है। निर्मितवाद से आशय: बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिससे बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सके, इसे निर्मितवाद कहा जाता है। निर्मितवाद एक बाल केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल सहजकर्ता, सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। निर्मितवादी ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कक्ष को छोटे छोटे समूह में विभक्त कर दिया जाता है और समूह का प्रत्येक सदस्य समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। यही तृतीय निर्मितवादी सिद्धांत है। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवादी में बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से कराया जाए जैसे बालकों की रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। ब्रूनर के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण कराने से पूर्व विषय वस्तु, नियम, सिद्धांत, प्रकृति या उसके उद्देश्यों के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर सीखना सरल होता है। बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है। सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है। सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। निर्मितवाद की विशेषताएं: ये छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर सीखता है। इसमें बालक अपने पूर्व अनुभव ज्ञान द्वारा सीखता है। इसमें शिक्षक केवल सहजदाता, सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। निर्मितवादी किस सिद्धांत में शिक्षक केवल सहजदाता या सुविधाकर्ता होता है? तो निर्मितवाद किसका है? तो जेरोम ब्रूनर का। इससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। यह सामाजिक प्रक्रिया है। इससे बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। इससे बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद के तहत बालकों में समस्या की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। निर्मितवाद के कौन कौन से प्रकार हैं? संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक, तृतीय निर्मितवाद। संज्ञानात्मक जीन पियाजे, सामाजिक संज्ञानात्मक वाइगोस्की, कहाँ का है? रूस का। और तृतीय निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर। सबसे पहले है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जिसमें जीन पियाजे क्या कहते हैं? निर्मितवाद के इस भाग में बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन से सीखता है एवं ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। सामाजिक संज्ञानवाद क्या कहता है? ये सवाल 10 से 20 बार पढ़ लिया मैंने, सामाजिक संज्ञानवाद, वाइगोस्की, किंतु जब ऑप्शन आता है तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तो याद आ जाता है जीन पियाजे का, जबकि सामाजिक संज्ञानात्मक याद ही नहीं आ रहा है। क्या ही है इसकी समस्या? वाइगोस्की की हो जाए यार। सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद वाइगोस्की का है। इसमें बालक अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में अपने वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतक्रिया कर सीखता है, ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। तृतीय निर्मितवाद किसने दिया? जेरोम ब्रूनर। इसमें शिक्षक एक सहायककर्ता की भूमिका निभाता है। इसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर अपने पूर्व अनुभव या ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। निर्मितवाद की अवस्था है।
निर्मितवाद की 3 अवस्थाएं: क्रियात्मक विधि निर्माण, बिंबात्मक अवस्था या प्रति निर्माण अवस्था, चिन्ह निर्माण की अवस्था। क्रियात्मक या विधि निर्माण जीरो से नहीं होनी चाहिए, हमेशा जन्म से 2 वर्ष तक होनी चाहिए। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों, संवेदना या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे ठंडा, मीठा, तीखा। प्रतिबिंब अवस्था या प्रतिनिर्माण अवस्था 3 से 12 की। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तु देखकर वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे गाय पर निबंध लिखना, जैसा देखता है वैसा ही लिखता है। तीसरे में क्या है? चिन्ह निर्माण। 12 वर्ष के बाद इस अवस्था में बालक चित्र, चिन्ह और संकेत के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे यातायात नियमों का पालन करना। पहले में तो ज्ञानेंद्रियों या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरे में क्या है? वातावरण से करता है। तीसरे में क्या है? चिन्हों को देखता है और नियमों का पालन करता है। अधिगम को प्रभावित करने के कारक। छात्र से संबंधित कारक: छात्र की आयु, छात्र का IQ, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, रुचि, छात्र का स्वास्थ्य, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अधिगम योग्य वातावरण और छात्र की मानसिकता। शिक्षक संबंधी कारक: शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। शिक्षक का स्वास्थ्य और छात्र और शिक्षक में संबंध भी अच्छे होने चाहिए। शिक्षक का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य नहीं होगा तो कैसे पढ़ाएंगे गुरुजी? ठीक है। विषय वस्तु संबंधी कारक क्या है? विषय वस्तु की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का स्वरूप और विषय वस्तु की स्पष्टता होनी चाहिए, सुलझी हुई विषय वस्तु होनी चाहिए। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है? भांडुरा का। सोपानिकी गेने, अनुभवजन्य कार्ल रोजर्स, शाब्दिक अधिगम डेविड आशुबेल, चिन्ह कारक टोलमैन ने किस पे? गोरैया नहीं, भूल भुलैया और चिंपैंजी नहीं, भूल भुलैया और चूहे पर प्रयोग किया। किसने? टोलमैन ने। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वर्दिमार और कोलर। त्रिजी निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर। सामाजिक विकास भांडुरा, सोपानिकी गेने, अनुभवजन्य कार्ल रोजर्स, शाब्दिक अधिगम डेविड आशुबेल, चिन्ह कारक टोलमैन, अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत वर्दिमार और कोलर, त्रिजी निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर। बुद्धि, सोचने, समझने, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय करने की मानसिक योग्यता बुद्धि है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गॉल्टन द्वारा किया गया। गॉल्टन कहाँ का था? इसके नाम के आगे फ्रांसीसी जरूर लगा हुआ है, किंतु ये गॉल्टन है कहाँ का? ब्रिटेन का है। ठीक है। 1825 में इसने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन इस पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की परिभाषा। बीने ने बुद्धि के 4 तत्व बताए: ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, निर्देश। ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। गॉल्टन ने तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ही किया है। बुद्धि शब्द ने वह सीखने की योग्यता है गॉल्टन के अनुसार। स्काउट कहता है बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार जिस व्यक्ति में जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन पाया जाता है, व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है। टर्मन, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है। वुडवर्थ कहता है बुद्धि कार्य करने की विधि है। रोश के अनुसार बुद्धि जन्मजात योग्यता है। मन के अनुसार बुद्धि नवीनतम परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता है। मन के अनुसार नम्यता, मन का उल्टा हो जाता है नम्यता। स्पीयरमैन, बुद्धि सामवर्तिक चिंतन है। बर्किंगम, बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबॉर्न, बुद्धि सीखने व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि की विशेषताएं क्या है? समझने व सीखने की योग्यता, सीखने व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, कार्य करने की विधि, निर्णय करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की योग्यता, संवेदन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता। ये सभी बुद्धि के द्वारा ही होता है, वरना हम नहीं कर पाते। बुद्धि ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व हैं, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जाता है और ज्ञान ज़्यादा लेते हैं तब बुद्धि का विकास होता है। यानी ज्ञान को ग्रहण कौन करता है? बुद्धि करती है। तो ज्ञान करने के बाद बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। बुद्धि 2 गतियाँ होती है। लंबवत गति मानसिक विकास से संबंधित है। लंबवत गति 16-18। क्षैतिज गति जीवन पर्यंत चलती है, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान। लंबवत गति मानसिक विकास से संबंधित है 16-18। क्षैतिज
सतीश बलप्पा द्रविड़ जीवन भर। बुद्धि का वर्गीकरण, गेरेट ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, थॉर्नडाइक ने यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। थॉर्नडाइक ने मूर्त को यांत्रिक बता दिया, अमूर्त और सामाजिक ये गिरा। गेरेट के अनुसार मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त, अमूर्त, यांत्रिक, मूर्त की जगह यांत्रिक लिख दिया। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। गेरेट के मूर्त, अमूर्त, सामाजिक और थॉर्नडाइक का यांत्रिक, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त क्या है? मूर्त यांत्रिक, कठोर उपागम या व्यवहारिक बुद्धि, हार्डवेयर। बुद्धि के इस उपागम में शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है। बुद्धि के इस भाग में मशीनों का, उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष होता है। दैनिक जीवन की वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में किया जाता है। कौन सी में? मूर्त बुद्धि में। दैनिक जीवन जैसे मैकेनिक, इंजीनियर, कूली, मजदूर, कारीगर, किसान आदि। अमूर्त बुद्धि, सॉफ्टवेयर उपागम या मर्दूल उपागम। शाब्दिक बुद्धि, पुस्तकीय बुद्धि, मर्दूल बुद्धि। बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की अधिकता होती है। इसमें किया गया कार्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों द्वारा किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का संचालन कौन करती है? मूर्त बुद्धि के उपकरण होते हैं, वह अमूर्त बुद्धि का संचालन करते हैं। इसका संबंध चित्र, चिन्ह, शब्द एवं संकेतों से होता है। इस कारण इसे शाब्दिक या पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कवि, वकील, शिक्षक, लेखक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, मनोवैज्ञानिक आदि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मूर्त बुद्धि मतलब जो देखते हैं वैसा ही करते हैं। अमूर्त में जो बहुत अधिक तक सोच सकते हैं। सामाजिक बुद्धि क्या है? बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता का निर्धारण किया जाता है। इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य समाज सेवा करने से। सामाजिक बुद्धि, समाज सेवा, राजनेता, मंत्री, समाज का अध्यक्ष, समाज सेवा, सेना के जवान। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। 1905 से 11 में फ्रांसिस बीने कहाँ का? अल्फ्रेड बीने, फ्रांस का। द माइंड एंड ब्रेन, द इंटेलिजेंस ऑफ फेम्बल माइंडेड। अल्फ्रेड बीने, एक कारक सिद्धांत। समर्थक जॉनसन, विक्टोरिया, हेजलिट, एबिंगहॉस, टर्मन, स्टर्न। उपनाम बुद्धि का एक तत्व या एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत। एक कारक या निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया? बीने ने। बीने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक योग्यता से होता है और व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को एक ही योग्यता के माध्यम से पूर्ण करता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यता नहीं होती है। इस कारण इसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया? बीने ने। अल्फ्रेड बीने कहाँ का है? फ्रांस का है। जॉनसन ने बीने के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता है तो वह बहुत ही अच्छा कवि भी होता है, अर्थात जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए उसी योग्यता से वह कविता पाठ भी कर सकता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही योग्यता से व्यक्ति कई कार्यों को कर सकता है। जॉनसन ने लिखा है कि व्यक्ति की मानसिकता ही वह योग्यता है जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। डॉक्टर जॉनसन ने इसे बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत बताया। एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी किसने बताया था? जॉनसन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन। बुद्धि का एक कारक अल्फ्रेड बीने, फ्रांस का था। बुद्धि का बहुकारक नहीं, बुद्धि का द्विकारक स्पीयरमैन ब्रिटेन का है। जिसे द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व, इनकी पुस्तकें हैं क्रिएटिव माइंड, एबिलिटीज ऑफ मैन। स्पीयरमैन द्विकारक या द्विखंड सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारकों के मिलने से होता है, जिसे स्पीयरमैन में सामान्य कारक व विशिष्ट कारक बताए। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात होता है जबकि विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होता है। अतः दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। सामान्य कारक जी और विशिष्ट कारक एस बताया इसने। सामान्य कारक में जन्मजात
सभी में उपस्थित होता है, सभी में मात्रा भिन्न भिन्न होती है। वंशक्रम का प्रभाव होता है और परिवर्तन संभव नहीं है सामान्य कारकों में, जबकि विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित है, सभी में उपस्थित नहीं होते, सभी में मात्रा विशिष्ट होती है, वातावरण का प्रभाव होता है और परिवर्तन संभव है। अब है द्विकारक। बुद्धि का एक कारक बीने ने, द्विकारक स्पीरमैन, त्रिकारक स्पीरमैन। स्पीरमैन कहाँ का है? स्पीरमैन अभी तो देखा था यहाँ, ब्रिटेन। स्पीरमैन ब्रिटेन का। स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत। स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पीरमैन ने सामान्य कारक G व विशिष्ट कारक S को मिलाकर द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लिखा कि त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारकों से उच्च व विशिष्ट कारकों से निम्न योग्यता का समावेश होता है। आम आदमी और डॉक्टर MBBS दोनों को मिला के कंपाउंडर बना दिया। स्पीरमैन में त्रिकारक सिद्धांत को सामूहिक खंड नाम दिया। त्रिकारक सिद्धांत को कौन सा नाम दिया? सामूहिक खंड, जिसमें आम आदमी और डॉक्टर दोनों के बीच की कड़ी क्या निकाली? कंपाउंडर निकाल दी। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। देखिए, बुद्धि का एक कारक अल्फ्रेड बीने, कहाँ का है? फ्रांस का। बुद्धि का द्विकारक स्पीरमैन, जो कहाँ का है? ब्रिटेन का। बुद्धि का द्विकारक वो भी स्पीरमैन ने, जैसे सामूहिक खंड का नाम दिया गया। और अब है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का। बहुतत्व या बहुखंड सिद्धांत, बुद्धि का मात्रा सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत और बुद्धि का बालू का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य मानसिक योग्यता को मिलने से न होकर असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। बिल्कुल राइट है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय रेत के टीले का उदाहरण देते हुए लिखा है कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार एक या दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो असंख्य बहुकारकों के मिलने का परिणाम होता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास प्रयास के माध्यम से एक या दो क्षेत्रों में विषय योग्यताएं अर्जित भी कर ले तो उसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामानुजन गणित में विद्वान थे परंतु अन्य विषयों में कमजोर थे। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन केली। बहुकारक थॉर्नडाइक, एक कारक बीने, द्विकारक और द्विकारक स्पीरमैन और बहुकारक थॉर्नडाइक, जबकि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन केली 1932। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, नेचर ऑफ इंटेलिजेंसी। थर्स्टन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण अनेक मानसिक योग्यताओं के मिलने से बने समूह कारक के माध्यम से होता है। थर्स्टन ने व्यक्ति की मानसिकता में 13 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई। व्यक्ति में 13 प्रकार की मानसिक योग्यता पाई जाती है, जिसमें 9 योग्यताओं को स्वीकार किया गया और 9 में से 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के रूप में स्वीकार किया गया। थर्स्टन केली ने 13 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया, 13 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई, 9 योग्यताओं को स्वीकार किया और 7 मानसिक योग्यताओं को प्राथमिकता दी। 13 योग्यताएं दी, 9 को स्वीकार किया, 7 को प्राथमिकता दी। शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्थानिक या दैनिक योग्यता, देशिक योग्यता, शाब्दिक प्रवाह, स्मृति योग्यता, आगमनात्मक योग्यता, प्रत्यक्षज्ञ योग्यता। इसमें प्राथमिक समूह में 7 आते हैं, द्वितीयक समूह में 2 है, निबंधात्मक, तार्किक। 1954 में केली ने अपनी पुस्तक द क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में 2 प्रकार के समूह व 9 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई। केली के अनुसार सामाजिक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता प्राथमिक समूह में 5 और शारीरिक, संगीतात्मक, रुचिगत और प्रत्यक्षण ये द्वितीयक समूह में 4। बुद्धि का द्विआयामी सिद्धांत,
त्रिकारक तो किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का संरचना मॉडल, बुद्धि का प्रक्रिया सिद्धांत, बुद्धि का 3D सिद्धांत, बुद्धि का डिब्बे नंबर सिद्धांत गिलफोर्ड। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता की जटिलतम व्याख्या की और व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की बीमाएं या भय नहीं भाग बताए। 3 प्रकार की बीमाएं। गिलफोर्ड। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का, जबकि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का। व्यक्ति की मानसिकता 3 प्रकार की भाग है। मानसिक सक्रिय, विषय वस्तु संगठन, उत्पाद परिणाम। मानसिक सक्रिय में संज्ञान, स्मरण, अपचारी चिंतन, अविचारी चिंतन, मूल्यांकन। विषय वस्तु संगठन में संकेत, आकृति, शाब्दिक व्यवहार। उत्पाद परिणाम में वर्ग, इकाई, प्रणाली, प्रकार, सह संबंध एवं प्रत्यक्षीकरण। गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की बीमाएं या भाग बताए। ये 3 प्रकार के भाग हुआ है। मानसिक संक्रिया, विषय वस्तु एवं उत्पाद। सीधा पूछ सकता है कि गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता के 3 प्रकार या बीमाएं कौन सी बताई? मानसिक संक्रिया, विषय वस्तु या संगठक, उत्पाद या परिणाम। 1966 में गिलफोर्ड ने 5 × 4 × 6 = 120 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई। बाद में इसकी संख्या 150 और 180 कर दी गई, लेकिन वर्तमान में 120 की मानसिक योग्यताएं मान्य है। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताएं कितने प्रकार की है? तो 120 प्रकार की। ठीक है, उसमें 120 से ऊपर ऑप्शन नहीं था। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। 1983 में 7, 1998 में 1 और 2000 में 1 बराबर 9, कुल 9 प्रकार। हार्वर्ड गार्डनर 1983 में बुद्धि के 7 प्रकार बताई। 1998 व सन 2000 में 1 प्रकार और बताया। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डनर ने, ऊपर गिलफोर्ड था, यह गार्डनर है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का, जिसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार की बुद्धियां निहित होती है, जो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। गार्डनर के अनुसार किसी भी बुद्धि में कमी या वृद्धि होने पर उसका प्रभाव दूसरी बुद्धि पर नहीं पड़ता है। ठीक है, गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर अंतक्रिया करती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एकांकी न होकर बहुआयामी होती है। गार्डनर के अनुसार शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। गार्डनर ने व्यक्ति की मानसिकता में 9 प्रकार की बहुबुद्धियां बताई। पहली है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। जिन लोगों में शब्दों की समझ व अभिव्यक्ति की क्षमता अधिक होती है, शाब्दिक भाषाई बहुबुद्धि कहलाती है। शिक्षक, लेखक, वकील, कवि, साहित्यकार आदि। तार्किक बुद्धि, किसी नियम या सिद्धांत के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए समस्या का समाधान करने वाले लोगों में तार्किक बुद्धि पाई जाती है। तार्किक बुद्धि के लोगों में आलोचनात्मक चिंतन सर्वाधिक होता है, गणितज्ञ व वैज्ञानिक। स्थानिक बुद्धि, जिन लोगों में दृश्य प्रतिबिंब की अधिकता होती है, स्थानिक बुद्धि कहलाती है। दृश्य प्रतिबिंब की अधिकता स्थानिक बुद्धि। इस बुद्धि में लोगों में कल्पनाशीलता की सर्वाधिक पाई जाती है। चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी, स्थानिक बुद्धि होती है इसमें। शरीर गतिक बुद्धि, शारीरिक मांसपेशियों में गतिक कुशलता का प्रदर्शन करने वाले लोगों में शरीर गतिक बुद्धि पाई जाती है। नर्तक, खिलाड़ी, अभिनेता, अभिनेत्रियां, शल्य चिकित्सक, लड़ाकू विमान का पायलट।
संगीत गतिक बुद्धि, सभी प्रकार के वादक एवं संगीतज्ञों में संगीत गतिक पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचि, बुद्धि, आदतों, संवेगों आदि को जानने समझने के साथ ही उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। जैसे परामर्शदाता, डॉक्टर, विधिक अधिकारी, मनोवैज्ञानिक। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक तो अंतर्वैयक्तिक यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। अंतर्वैयक्तिक में क्या है, स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों एवं जानने के समझने के साथ दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। स्वयं की योग्यताओं को जानना अंतर्वैयक्तिक और दूसरों की योग्यताओं को अंतर्वैयक्तिक। अंतर दूसरों में कर सकते हैं, स्वयं में अंतर है। स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं में अंतर है और दूसरों में अंतर होता है। जैसे आध्यात्मिक प्रकृति के लोग, साधु, संत, सन्यासी, योगी स्वयं के साथ ही संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और दूसरों के समान साथ संबंध स्थापित करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति के संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, किसान, भूगोलवेत्ता, पशु पक्षी वैज्ञानिक आदि। अस्तित्ववादी बुद्धि, किसी वस्तु के अस्तित्व के संबंध में ज्ञान रखने वाले लोगों में अस्तित्व बुद्धि पाई जाती है। जैसे दार्शनिक व चिंतक। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, आर.बी. केटल ने पुस्तक लिखी द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। आर.बी. केटल का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। आर.बी. केटल ने स्पीयरमैन की जी कारक को दो भागों में विभाजित किया, GEI और GCI। तरल बुद्धि ई में और सी में ठोस बुद्धि। जन्मजात बुद्धि, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। जन्मजात, तरल बुद्धि जन्मजात होती है, किशोर अवस्था तक पूर्ण विकसित हो जाती है। वंशक्रम का प्रभाव, तरल बुद्धि में परिवर्तन संभव नहीं है। जटिल मानसिक समस्या समाधान होता है। तरल बुद्धि मानसिक क्रियाओं के संबंध, सोचना समझना आदि। तरल बुद्धि में भविष्यवाणी संभव नहीं, जबकि ठोस बुद्धि वातावरण से अर्जित होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठोस बुद्धि का वातावरण व अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव का प्रभाव पड़ता है ठोस बुद्धि पर। ठोस बुद्धि में परिवर्तन संभव है। वातावरणीय समस्या का समाधान, इसका संबंध संगीत, खेल, नृत्य आदि से है। ठोस बुद्धि में भविष्यवाणी संभव है। बुद्धि का क और ख सिद्धांत। अब क यानी जी और ख मतलब एस। बुद्धि का क ख सिद्धांत किसने दिया? हेब ने। हेब का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक पर आधारित है। स्पीयरमैन के द्विकारक पर दो लोगों ने सिद्धांत दिए, एक तो हेब ने और एक ऊपर कौन था? आर.बी. केटल। आर.बी. केटल ने देख लो स्पीयरमैन के द्विकारक आधारित बुद्धि का तरल ठोस दिया और हेब ने क ख दिया स्पीयरमैन के अनुसार। जी कारक क है और एस कारक ख है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि प्रतिदर्श का परिणाम है। थॉमसन के अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अपने शरीर में उपस्थित पूर्व की योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा अंश लेता है, जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है। इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यही प्रतिदर्श सिद्धांत है। किसने दिया? थॉमसन। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्न। त्रितंत्र बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा। पुस्तकें बियॉन्ड IQ और ट्रायंगल ऑफ लव। त्रिभुज से प्यार करता है। बुद्धि का द्विचापीय, घटकीय और सूचनात्मक प्रकार। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार के सूचना तंत्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करता है और अपनी समस्याओं का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग ने
व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की बुद्धियां बदलाई, जिसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। सबसे पहले विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, संदर्भात्मक। विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपनी समस्या का विश्लेषण कर आलोचनात्मक चिंतन द्वारा तर्क वितर्क करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग ने इसके 3 घटक बताए: सूचना मेटा घटक, सूचना संग्रहण घटक, मेटा घटक और निष्पादन घटक। सूचना घटक में क्या है? इस समस्या से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। मेटा घटक में इसमें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान की रूपरेखा तैयार की जाती है। निष्पादन घटक में समस्या का श्रेष्ठ समाधान किया जाता है। दूसरी है सृजनात्मक या अनुभाविक बुद्धि। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने जीवन की नवीनतम समस्याओं का समाधान करता है। बुद्धि के इसी भाग में व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है एवं नवीन वस्तुओं का निर्माण करता है। सृजनात्मकता मतलब नवीन वस्तुओं का निर्माण करना। संदर्भात्मक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने वातावरण की समस्याओं का समाधान कर समाज यानी अनुकूलन करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही संदर्भात्मक है। व्यवहार, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और समाधान स्थापित करना ही संदर्भात्मक बुद्धि। बुद्धि पहले है विश्लेषणात्मक बुद्धि में विश्लेषण करना, आलोचनात्मक तर्क चिंतन करना। अगला है स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बुद्धि के सूचना प्रक्रम को 5 चरणों में बांटा। सूचना प्रक्रम कौन सा है? पहला है सूचना प्रक्रम। विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि में सूचना संग्रहण है, इसको 5 भागों में बांटा। कूट संकेत, इस चरण में व्यक्ति कूट संकेत में सूचनाओं की पहचान करता है। अनुमान लगाना, इस चरण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का अनुमान लगाया जाता है। व्यवस्था, इस चरण में व्यक्ति पूर्व की तथा नवीन परिस्थितियों के मध्य संबंध स्थापित करता है। उपयोग, इस चरण में पूर्वानुमान का समस्या समाधान हेतु उपयोग किया जाता है। अनुक्रिया, इस चरण में समस्या का श्रेष्ठ समाधान करने का प्रयास किया जाता है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ब्रट बर्नन। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत ब्रट बर्नन ने दिया। बुद्धि का कर्मिक महत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। पदानुक्रम या कर्मिक महत्व, ब्रट बर्नन। कर्मिक, क्रम मतलब पहले ब बाद में और बर। पदानुक्रमिक या बुद्धि का कर्मिक महत्व सिद्धांत ब्रट बर्नन। ब्रट बर्नन ने व्यक्तियों की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पदक्रम में निरूपित किया। इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया पदानुक्रमिक सिद्धांत? ब्रट बर्नन। ब्रट बर्नन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग या महत्व के अनुसार ही अपनी मानसिकता का प्रयोग करता है। इस कारण इसे बुद्धि का कर्मिक महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। पदानुक्रम या कर्मिक महत्व, ब्रट बर्नन। ब्रट बर्नन का सिद्धांत स्पीयरमैन, थ्रस्टन, केली, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। अतः ब्रट बर्नन ने स्पीयरमैन के जी कारक को सर्वोच्च स्तर पर रखा एवं एस कारक को निम्न स्तर पर। जी मतलब ग्रोथ करेगा तो सबसे ऊपर, एस मतलब सेंटर डाउन, तो कोई मतलब नहीं एस का। जी कारक स्पीयरमैन सर्वोच्च स्तर, समूह कारक थ्रस्टन के लिए द्वितीय स्तर, बहु कारक थॉर्नडाइक तृतीय स्तर, एस कारक स्पीयरमैन निम्न स्तर, जी कारक सर्वोच्च। जी कारक किसने दिया? स्पीयरमैन ने। समूह कारक थ्रस्टन के लिए द्वितीय। समूह में रहेंगे तो 2 जना रहेंगे तभी समूह बनेगा। बहु कारक 3 जना रहेंगे मतलब बहुत हो जाएंगे। पहले तो जी कारक सर्वोच्च स्तर पर, समूह में 2, बहुत अधिक 3। जी कारक स्पीयरमैन समूह में थ्रस्टन और केली 2 जना रहते हैं। बहु कारक में थॉर्नडाइक डाकू रहते हैं और एस कारक में स्पीयरमैन। बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुड को जाता है। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कार्य प्रारंभ किसने किया? विलियम वुड ने किया। प्रयोगशाला भी खोली विलियम वुड ने, किंतु सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्बर्ट बीने ने कर दिया। कार्य प्रारंभ किसने किया? विलियम वुड ने। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया किसने? तो अल्बर्ट बीने ने 1905 में। बीने कहाँ का था? फ्रांस का। बीने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में
बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। हिंदी में अनुवाद एस मोहसिन ने, अंग्रेजी में गोडार्ड ने और पंजाबी व उर्दू में CH राइस ने। सर्वप्रथम व्यक्तिगत एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सर्वप्रथम व्यक्तिगत और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस निवासी बुइने द्वारा 1905 में किया गया। सर्वप्रथम व्यक्तिगत एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो बीने ने। कब किया? 1905 में। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण प्रारंभ किसने किया? विलियम वुड ने। किया किसने बुद्धि परीक्षण? बीने ने। व्यक्तिगत एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बीने द्वारा। बीने बुद्धि परीक्षण में 2 बार संशोधन किया गया, 1908 में और 11 में। सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग 1908 में बीने द्वारा किया गया। बहुत अच्छी बात है। बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु कहलाती है। अच्छा, जिस आयु का सवाल हल कर पाता है वही उसकी मानसिक आयु। सर्वप्रथम IQ यानी बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न। मानसिक आयु का शब्द बीने, IQ यानी बुद्धिलब्धि स्टर्न 1912 में। स्टर्न ने बुद्धिलब्धि या IQ शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम IQ ज्ञात करने के सूत्र का विचार भी दिया। किसने? स्टर्न ने। इसने लिखा MA/C है, तो इसने थोड़ा स्पष्ट नहीं कर पाया। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। स्टर्न ने बुद्धिलब्धि या IQ शब्द का प्रयोग किया। बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। यानी वास्तविक आयु वैसे ही होती है, वास्तविक आयु सबको पता होती है। यानी मानसिक आयु किसने निकाल दी? बीने ने। IQ किसने निकाला? बुद्धिलब्धि। IQ यानी बुद्धिलब्धि सर्वप्रथम तो स्टर्न ने निकाले नहीं, मतलब शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अगला है स्टर्न के IQ ज्ञात करने के सूत्र का परिवर्तन का श्रेय टर्मन को जाता है, जिसे स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन कहा जाता है। टर्मन ने कुछ नहीं किया, 100 से गुणा किया। बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बीने ने। बुद्धिलब्धि सूत्र का जनक कौन है? टर्मन है। कि बीने थोड़ा स्पष्ट नहीं दे सका, 100 से गुणा नहीं किया। सर्वप्रथम शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो टर्मन है। सर्वप्रथम व्यक्तिगत एवं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने किया? बीने ने। जबकि सर्वप्रथम अशाब्दिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण टर्मन द्वारा। सर्वप्रथम बुद्धि का वर्गीकरण एवं विभाजन किया टर्मन द्वारा। सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन टर्मन ने। IQ ज्ञात करने की सारणी ऐसे बनाई, ये देख लो, पूरा IQ इसमें निकल जाता है। यदि किसी बच्चे का IQ 140 से ऊपर है तो वह प्रतिभाशाली है। ओनली 2% ही होते हैं ऐसे। ठीक है। 120 से 139 के मध्य है तो प्रखर बुद्धि है। 110 से 119 के मध्य है तो उच्च बुद्धि है। 90 से 109 के मध्य है तो सामान्य बुद्धि है। जनरल सर्वाधिक इसी में होते हैं, जनरल बुद्धि वाले 50%। 80 से 90 के मध्य है तो अल्प मंद बुद्धि है, थोड़ी बहुत मंद बुद्धि है, चलता है, कुछ नहीं, अल्प मंद बुद्धि। 70 से 79 के मध्य मंद बुद्धि है। 70 से कम है तो जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि में भी मूर्ख, महामूर्ख और जड़। मूर्ख, महामूर्ख और जड़, इसमें उल्टा चलता है, ऊपर से नीचे। प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामान्य, अल्प मंद बुद्धि, मध्य बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख, महामूर्ख और जड़। सर्वाधिक किस में होते हैं? तो सामान्य बुद्धि में होते हैं। सबसे कम किस में होते हैं? तो एक तो प्रतिभाशाली भी कम है और एक जड़ बुद्धि वाले भी कम है, 2% ही है। ठीक है। बाकी प्रखर बुद्धि और मंद बुद्धि समान है, और उच्च बुद्धि और अल्प मंद बुद्धि भी समान है, 16%। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, अब ये यार इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण CH राइस द्वारा 1922 में किया गया। एक पन्ना है, ठीक है, पढ़ो, जिसमें 35 कथन व 7 उपकथन थे। बुद्धिलब्धि के प्रश्न। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र लगा के हो इससे। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा वह किसी बीने बुद्धि परीक्षण में 110 अंक प्राप्त करता है। अन्य बालक जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और
वह भी उसी बुद्धि परीक्षण में 110 अंक प्राप्त करता है, तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु क्या है? इसका उत्तर 10 होगा, क्योंकि 8 वर्ष के बालक और 10 वर्ष के बालक का IQ लेवल बराबर है। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष के बालक के समान है, तथा अन्य विषयों में मानसिक आयु 10 वर्ष के बालक के समान है, तो 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि होगी। तो वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु बराबर 8 + 10/2 बराबर 18/2 9, मानसिक आयु 9 वर्ष। थोड़ा और राग रहे, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100, 9/10 × 100 बराबर 90 आ गया उत्तर। ठीक है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष 4 माह है, तो इसको माह में बदल के करना होगा पूरा सवाल। ठीक है, अतः 10 वर्ष के बालक का IQ होगा वास्तविक आयु 10 × 12 बराबर 120 माह, मानसिक आयु 12 वर्ष 4 माह, यानी 12 × 12 बराबर 144 माह + 4 माह बराबर 148 माह, तो 148/120 ये हो गया। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष तथा वह 8 वर्ष की आयु के सभी प्रश्नों के सही जवाब देता है। 9 वर्ष के 3 प्रश्नों के, 10 वर्ष के 2 प्रश्नों के और 12 वर्ष के 1 प्रश्न का जवाब सही देते हैं, तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु होगी। बीने ने 3 से 5 वर्ष के बालकों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए निम्न नियम दिए। अगर बालक की आयु 3 से 10 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर 2 माह से गुणा करते हैं। अगर 11 से 12 वर्ष का हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर 3 माह, और अगर बालक 13 से 15 वर्ष की मध्य का हो तो सही जवाब देने पर 4 माह से गुणा करेंगे। 3 से 10 वर्ष में हो तो 2 माह से गुणा करेंगे, 11 से 12 के मध्य हो तो 3 माह से गुणा करेंगे, और 13 से 15 के मध्य हो तो 4 माह। 13 से 15 के मध्य धापे 4 आता है, 4 से गुणा करना। वास्तविक आयु बराबर 8 वर्ष, मानसिक आयु 8 वर्ष प्लस 9 वर्ष के लिए 9, 3 × 2 6 माह, 4 माह और 3 माह बराबर 13 माह। 8 वर्ष 13 माह, 9 वर्ष और 1 माह। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण के निम्न प्रकार: व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत में 2 है, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक में पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाने का प्रयास, अशाब्दिक में अनपढ़ लोगों की मानसिकता का पता लगाने का प्रयास। सामूहिक परीक्षण, आर्मी अल्फा शाब्दिक, इसमें पढ़े लिखे सैनिकों की मानसिकता का पता लगाते हैं। आर्मी बीटा, इसमें अनपढ़ सैनिकों की मानसिकता का पता लगाते हैं। आर्मी अल्फा शाब्दिक है, आर्मी बीटा अशाब्दिक।